Hello everyone, I am Prem Kumar Patle from KV number 1 Chhindwara. Dear students, today I am here along with the sixth and last part of the rise of nationalism in Europe. Dear students, in this session we will see about the visualizing the nation. हम राष्ट्र की जो दृश्य कल्पना है उसके बारे में जानेंगे and after that we will see about the nationalism and imperialism. हम राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद को समझने का प्रयास करेंगे. In this session we will focus on the visualizing the nation as well as nationalism and imperialism and Balkan tension. That is the most important content of this chapter. And after that we will see about the leading to first world war. ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ निर्मित हो गई थी यूरोपियन कंट्रीज़ के में कि उसने फर्स्ट वर्ल्ड वार को लीड करने का दुस्साहस किया था. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द विजुअलाइजिंग द नेशन. बच्चों, जो राष्ट्र की जो दृश्य कल्पना होती उसको हम समझने का प्रयास करते हैं. किसी नेशन को पर्सनिफाइंग करना, दैट इज़ द विजुअलाइजिंग द नेशन. ओके, मतलब किसी राष्ट्र को एक मानवीकृत तौर पर दिखलाना. जैसे हम अपने देश की बात करें तो हम अपने भारत देश के लिए हम कहते हैं कि भारत माता. ठीक है, भारत माता के तौर पर हम अपने राष्ट्र को पर्सनिफाइंग करते हैं. लाइक दैट द आर्टिस्ट इन द 18th and 19th century फाउंड अ वे आउट बाय पर्सनिफाइंग अ नेशन. बच्चों, 18वीं और 19वीं सदी में जो कलाकार थे ना, उन्होंने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल कर दिया. दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ कि उन्होंने एक देश को इस तरह से चित्रित किया जैसे कि वो कोई व्यक्ति हो तो ये कोई गलत नहीं होगा. इन अदर वर्ड्स, दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ वर अ पर्सन. नेशंस वर देन पोर्ट्रेट ऑफ फीमेल फिगर्स. बच्चों, अब उस समय क्या होने लगा था कि राष्ट्र को नारी के भेष में प्रस्तुत किया जाने लगा था. ठीक है, और राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वो असल में कोई खास महिला नहीं होती थी. कि हमने बता दिया कि ये फीमेल फिगर है और उसको हमने एक नेशन के इसमें पोर्ट्रेट कर दिया, लेकिन उसका कोई रियल लाइफ नहीं होती थी. उसकी कोई असल जीवन में वो कोई खास महिला नहीं थी. ठीक है, यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को फर्स्ट ठोस रूप प्रदान करना होता था. यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन चुकी थी. द फीमेल फॉर्म ऑफ दैट वाज चूजन टू पर्सनिफाई द नेशन did not stand for any particular woman in real life. Rather, it sought to give the abstract idea of the nation a concrete form. ये अमूर्त विचार को बस ठोस रूप देना था कि भाई ये स्टेट हमारा कंट्री है और कंट्री को हमें इस रूप में प्रस्तुत करना है. जैसे मैंने आपसे कहा कि हम अपने भारत को भारत माता के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं. हम अपनी भारत माता के प्रति अपने लगाव को उभार कर लेकर आते हैं. एक प्रकार की नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उसको इनकलकेट करना, उसको डेवलप करना, उसको इमर्ज करना लोगों के बीच में, यही विजुअलाइजिंग द नेशन था. ठीक है, हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर लें बेटा. द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलोगेरी टू पोर्ट्रे आइडियाज सच एस लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक. हमने देखा था, आपको याद भी होगा, अपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, उन्होंने लिबर्टी स्वतंत्रता को, जस्टिस न्याय को और रिपब्लिक गणतंत्र को जैसे विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए फीमेल एलिगोरी को रिप्रेजेंट किया था, नारी रूपक का प्रयोग किया था. एंड दिस आइडियाज वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिंबल. ये इनको विशेष वस्तुओं या प्रतीकों के तौर पर दिखलाया जाने लगा था. जैसे आपको याद होगा कि उन्होंने लाल टोपी, लिबर्टी आर दी रेड कैप, जो स्वतंत्रता थी वो लाल रंग की टोपी का वो प्रतीक होती थी. या फिर टूटी हुई चंजी, ब्रोकन चेन, आपको याद होगा, ये सब 9th में आपने पढ़ा है. एंड वाइल जस्टिस इज जनरली अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स. और आपको ये भी याद होगा कि
आँखों पर पट्टी बंधी हुई होती थी। एक महिला को ऐसे प्रतीकात्मक रूप में दिखलाया जाता था कि जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई होती थी और उसके हाथों में एक तराजू होता था, और उसको किस तौर पर दिखलाया जाता था? जस्टिस के लिए, इंसाफ की देवी के तौर पर। तो इस तरह से जो फीमेल एलिगरीज हैं उनको अलग अलग आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए भी दिखलाया जाता था। ठीक। Similar female allegories were invented by artists in 19th century to represent the nation. In France, she was christened Marianna. ठीक। अब क्या हुआ बच्चों कि 19वीं सदी में फ्रांस में जो लोकप्रिय ईसाई, यहाँ क्रिश्चियनिटी तो थी ही, अब यहाँ पर उसका ईसाई नाम रखा गया मारियाना। ठीक है, जिसने लोगों के विचार को रेखांकित किया। ठीक। विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, जिसने राष्ट्र के विचार को भी रेखांकित किया। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, द रेड कैप, द ट्राइकलर एंड द कॉकेट। यहाँ पर जो स्वतंत्रता के जो भी चिन्ह थे बच्चों, गणतंत्र के जो भी चिन्ह थे, वो लाल टोपी थी, तिरंगा और कलगी, कॉकेट। ठीक। आपको ये जो मैरियाना के जो इमेजेस हैं उसको उन्होंने क्वाइंस और स्टैम्प्स के थ्रू लोगों के बीच उसको पब्लिश किया था, ताकि लोग नेशनलिज्म की फीलिंग को बेहतर तरीके से इनकलकेट कर सके, उसको क्रिएट कर सकें। सिमिलरली जर्मेनिया बिकम अ एलोगरी ऑफ द जर्मन नेशन। इसी तरह जर्मेनिया जो थी वो जर्मन राष्ट्र की एलोगरी बन गई, यानी उसकी रूपक बन गई। और ये इसका इमेज आप अपनी स्लाइड पर देख सकते हैं। ये जर्मेनिया का इमेज है बच्चों। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए आते हैं कि इसको आइडेंटिफाई कीजिए कि ये पिक्चर या इमेज किस से रिलेटेड है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ये जर्मेनिया की है। ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 23 में दी हुई है। Dear students, now I am going to start another section of this book, which is nationalism and imperialism. नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म के ये इस पोर्शन को, लास्ट सेक्शन को हम अब रीड करने जा रहे हैं। By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic, liberal, democratic sentiments of the first half of the country, but became a narrow creed with limited ends. बच्चों, जो 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक जो राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, जो उदारवादी या जनतांत्रिक स्वभाव था, वो अब नहीं रहा था, जो सदी के फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाई देता था। और अब जो नेशनलिज्म की जो बातें थी या उसका जो सीमित लक्ष्य थे, अब वो क्रीड फॉर्म में आ गया, वो संकीर्ण सिद्धांत बन गए थे। ठीक। नाउ we will see here about the Balkans, the source of nationalist tension in Europe. बच्चों, बाल्कन टेंशन हमारे इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे रिलेटेड जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके पेज नंबर 26 में जो सेकंड पैराग्राफ है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकंड एंड थर्ड बोथ पैराग्राफ्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. Okay, I am going to explain here. Please listen it carefully. The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans. बच्चों, 1871 में यूरोप में जो गंभीर राष्ट्रवाद का जो तनाव था, उसका पूरा का पूरा जो स्रोत था वो बाल्कान था, जो एरिया था वो बाल्कान था। अब बाल्कान होता क्या था ये समझ लीजिए। The Balkan was a region of geographical and ethnic variations comprising modern-day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia, Montenegro. Okay, बेटा, whose inhabitants were broadly known as the Slav. बच्चों, ये पूरा क्षेत्र जो था, यहाँ पर आप मैप में देखिए,
इस मैप में आपको ये ग्रीस दिखाई दे रहा होगा, ये बुल्गारिया दिख रहा है, ये रोमानिया दिख रहा है ना, ये अल्बानिया है, ये मैसेडोनिया है, ये वाला एरिया, ये सर्बिया है, ये सर्जेवा, ये जो एरिया था बेटा, ये वाला, ये था बाल्कान क्षेत्र। ठीक है, यही बाल्कान एरिया कहलाता था। तो इस बाल्कान एरिया में जितनी भी कंट्रीज थी, यहाँ जितने भी लोग रहते थे, इनको स्लाव कहा जाता था, स्लाव कह के पुकारा जाता था। whose inhabitants were broadly known as the Slav. A large part of Balkans was under the control of Ottoman Empire. मैंने अभी आपको जो मैप में बतलाया वो बाल्कन एरिया पूरा ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। एंड द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स टुगेदर with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. आपको रोमांटिक नेशनलिज्म का थ्योरी याद होगा, जिसमें पेंटिंग के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू, स्कीट के थ्रू लोग नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो लोगों में क्रिएट कर रहे थे। तो जब ये नेशनलिज्म, रोमांटिक नेशनलिज्म की फीलिंग बाल्कान्स में फैलने लगी, तो ये बाल्कान जो अब तक एक साथ था ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में, अब इसमें डिसइंटीग्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। ये सभी के सभी विघटन होने लगे, और ये विघटन की जो स्थिति थी दैट वाज अ वेरी एक्सप्लोजिव, दैट मूव टुवर्ड्स अ एक्सप्लोजिव, ये विस्फोटक स्थिति की ओर आगे बढ़ने लगे थे। ये जो मैप है बेटा, यूरोपियन मैप है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, इसके थ्रू मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया था। All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success. बच्चों, 19वीं सदी में अब क्या होने लगा कि ऑटोमन साम्राज्य ने अपने आप को मॉडर्नाइज करना शुरू किया, अपने इंटरनल उसमें रिफॉर्म्स लेकर आए, आंतरिक सुधार लाए, और उसके थ्रू अपने आप को वो स्ट्रॉन्ग करना चाहता था, किंतु उसमें बहुत ही कम सफलता उसे मिल पाई थी। वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट्स नेशनलिटीज़ ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। अब एक एक करके जो नेशनलिटीज़ थी, जो वहाँ के लोग थे, ये राष्ट्र थे जो इतने सारे, वो सब एक एक करके अब फ्री होना शुरू हो गए, उसके कंट्रोल से बाहर जाने लगे। एंड दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स इंडिपेंडेंस, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषणा करना शुरू कर दिया। The Balkans people based their claims for independence or political rights on nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers. वो बताने की कोशिश कर रहे थे। पहली बात तो यह कि बाल्कान के जो लोग थे, उन्होंने आज़ादी और राजनीतिक अधिकारों के लिए अपने दावों को राष्ट्रीयता का, नेशनलिज्म का आधार दिया, और उन्होंने हिस्ट्री के थ्रू ये प्रूव करने की कोशिश किया कि वो पहले कभी स्वतंत्र थे, किंतु ये जो फॉरेनर्स आए, फॉरेन पावर्स आया, उन्होंने हमको, विदेश शक्तियों ने अपने अधीन कर लिया। ठीक है, हैज़ द रिबेलियस नेशनलिटीज इन द बाल्कान्स थॉट ऑफ देयर स्ट्रगल्स एज अटेम्प्ट्स टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस। अतः जो है बाल्कान क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को, लंबे समय से खोई हुई आज़ादी को अब वापस पाने के प्रयास के रूप में देखना शुरू कर दिया था। बच्चों, ये था बाल्कान का टेंशन, क्योंकि ये पूरी कंट्रीज़ अब ऑटोमन एम्पायर से फ्री होना चाहती थी, और धीरे धीरे अभी टेंशन क्रिएट होना शुरू हो चुका था। As different Slavic nationalities struggle to define their identities and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. जैसे जैसे ये जो स्लाव राष्ट्रीय समूह थे, स्लाविक हम कह रहे हैं क्योंकि वहाँ उस एरिया में रहने वाले सब लोगों को स्लाव कहते थे, तो अब ये स्लाव कंट्रीज थी, ठीक है, स्लाविक नेशनलिटीज थी, एंड दे वर स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटीज। अब वो अपनी पहचान बनाना चाहते थे, वो इंडिपेंडेंस की जो थ्योरी है उसको कंप्लीट करना चाहते थे, वो अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते थे। तो इस तरह से जो बाल्कान क्षेत्र था उसमें गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया था। द बाल्कान स्टेट्स वर फायरसली जेलस ऑफ ईच अदर। अब जब बाल्कान स्टेट में बेटा जितनी कंट्रीज थी,
मतलब अब वो कंट्री हो गई हैं, पहले वो एरिया होता था। दे फायरसली जेल्स ईच अदर, वो सब एक दूसरे से बड़े ईर्ष्या करते थे। एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर, और वो चाहते थे कि उनके राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा इलाके आ जाए, तो वो एक दूसरे के इलाके को हथियाने का भी प्रयास करते थे। ठीक है। मैटर वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन आल्सो बिकेम अ सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। बच्चों, ये जो बाल्कन क्षेत्र था, इसमें जो परिस्थितियाँ थी और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, बहुत ही ज़्यादा जटिल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि अब यहाँ पर बड़ी बड़ी शक्तियों ने भी अपनी प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी थी। उन्हें देखने को मिलने लगा कि बाल्कन क्षेत्र के जो जितने भी एरियाज़ स्टेट्स हैं, वो सब अब इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं ऑटोमन एम्पायर से। तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जो बड़ी शक्तियाँ थी, अब वो भी इस कंपटीशन में कूद पड़ी थी। ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड there was intense rivalry among the European powers over trade and colonies as well as naval and military might. जितने भी यूरोपीय शक्तियां थी, उनके बीच टकराव की प्रतिस्पर्धा के कारण क्या थे? ट्रेड, व्यापार। दूसरा, कॉलोनीज़ को एस्टेब्लिशमेंट करना, उपनिवेशों का स्थापना कर देना, है ना। इसके अलावा नेवल, नौसेना की ताकत, मिलिट्री, सेना की ताकत, इनको लेकर के उनके बीच में बड़ा कंपटीशन था। और जिस तरह से बाल्कन समस्या आगे बढ़ी, उसमें यह प्रतिस्पर्धा खुल कर के सामने आने लगी। ठीक है। एंड दिस राइवलरी वर वेरी एविडेंट इन द वे ऑफ बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड। एक एक करके, धीरे धीरे एक एक करके हर चरणों में अब प्रतिस्पर्धाएं आगे आने लगी थी। ईच पावर, बेटा अब ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट विल इंडिकेट अबाउट द प्रोसेस लीडिंग टूवर्ड्स द फर्स्ट वर्ल्ड वार। Each power, Russia, Germany, England, Austria, Hungary, was keen on countering the hold of the other powers over the Balkan. रूस था, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सभी के सभी ना बच्चे, ये बाल्कन पर अपनी शक्तियों की पकड़ को बनाए रखना चाहते थे। और जो ऑटोमन एम्पायर की वहाँ पकड़ कमज़ोर हो रही थी, उस कमज़ोर पकड़ को अपने हाथों में ले लेना चाहते थे और अपनी सत्ता को बढ़ाना चाहते थे। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ दिस लीड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन। अब इसमें बाल्कन एरियाज में खूब सारे छोटे छोटे युद्ध होना शुरू हो गया। एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वार। और इसने पूरी यूरोपियन कंट्री को, पूरे विश्व को फर्स्ट वर्ल्ड वार की ओर लेकर चला गया। ये जो मैंने आपको बतलाया था अभी, रसिया से लेकर अभी तक का फर्स्ट वर्ल्ड वार तक का, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ लीडिंग टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ओके। अब जैसे ही नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म लीड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। बच्चों, साम्राज्यवाद से जुड़ करके जो राष्ट्रवाद था, उसने 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर लेकर चला गया। ठीक है, डिजास्टर की ओर लेकर चला गया। बट मीन वाइल मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स इन 19th सेंचुरी बिगेन टू अपोज इंपीरियल डोमिनेशन। बच्चों, यूरोपीय शक्तियाँ जो थी, उन्होंने जो औपनिवेशीकरण किया था, कॉलोनाइज कर रखा था, अब इसका अपोज होने लगा था। किसका? इंपीरियल डोमिनेशन का। साम्राज्यवाद जहाँ जहाँ पर था, उसका अब सब तरफ से विरोध होना शुरू हो गया था। द एंटी इंपीरियल मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट। ठीक, हर तरफ साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित होने लगे। और इस अर्थ में क्या हो गया कि जो राष्ट्रवादी थे, वो सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए अब संघर्ष करने लगे। अब वो नहीं चाहते थे कि उनकी कंट्री में कोई इंपीरियलिज्म को मोटिवेट करे, इंपीरियल डोमिनेशन रहे। उन नेशनलिस्ट लोगों ने स्ट्रगल कंडक्ट किया ताकि उनका जो नेशन स्टेट है वो इंडिपेंडेंट हो सके। एंड वर इंस्पायर्ड बाय द सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी फोर्स्ड इन कन्फ्रंटेशन विद इंपीरियलिज्म। उन्होंने एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से वो प्रेरित थे। कौन? नेशनलिस्ट। और उन्होंने साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया को भी तेजी से उभार करके सामने लेकर आया था। हमेशा इंपीरियलिज्म को उन्होंने अपोज किया। Europeans' ideas of nationalism were nowhere replicated.
फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ऑन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म। अब हर जगह लोग अपनी विशिष्ट राष्ट्रवाद की जो परिभाषा थी उसको विकसित करने लगे। हर किसी ने अपने हिसाब से नेशनलिज्म को डिफाइन करने की कोशिश किया, और इस तरह से हुआ ये कि अब विश्व में हर कॉन्टिनेंट में हर स्टेट, हर नेशन स्टेट अब इम्पीरियलिज्म का अपोज करने लगा, और नेशनलिटीज़, फ्रीडम, इंडिपेंडेंसशिप, लिबर्टी, इसके कॉन्सेप्ट को अब जोर मिलना शुरू हो चुका था। बच्चों, इस तरह से ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप दी गई लिंक के जस्ट नीचे जो कमेंट बॉक्स हैं उसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।